नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो हमारी जो पीसीएस 2025 की करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी उसका आज 5वां वीडियो है। इसमें हम यूपी स्पेशल की करंट अफेयर्स देखेंगे। जो करंट अफेयर्स रहेगी वो यूपी को लेकर केंद्रित रहेगी सभी महीने की। तो हम पहला न्यूज़ जो देखते हैं आज, सबसे पहला है सोनभद्र का जीवाश्म पार्क। अब चूंकि हम यूपी की ले रहे हैं तो कुछ न्यूज़ 2-3 ऐसी न्यूज़ आएंगी जो हमने पिछले वीडियो में कवर की होंगी, तो उनका रिवाइज कर लेना है और बाकी देखनी है। जैसे सोनभद्र, तो सोनभद्र में जीवाश्म पार्क है, यूनेस्को की दौड़ में जो क्या हुआ है, शामिल हो गया है। कैसे? अस्थाई में, टेंटेटिव में। तो ये याद रखना। अब सबसे पहले इसे याद करने की कोशिश करो। हम जब यूपी का मैप देखते हैं तो यूपी के मैप में ये वाला एरिया सोनभद्र का आता है। अब अगर ये सोनभद्र है तो ये एरिया भारत का, मतलब उत्तर प्रदेश का, यूपी का सबसे ज़्यादा वनीकरण वाला क्षेत्र भी है। यहाँ सबसे ज़्यादा वन है। अब जिस एरिया में वन होंगे उस एरिया में जीवाश्म ज़्यादा पाए जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश का कहाँ पे है, तो कहाँ पे है? सोनभद्र वाले एरिया में, जो किस में आया है? टेंटेटिव, मतलब अस्थाई श्रेणी में आया है अभी। अगर यहाँ से ये क्लियर होता है तो ये स्थाई में पहुँच जाएगा। तो पहली चीज़। दूसरा, लक्ष्य क्या होगा इसमें? तो सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में जो है लगभग 15 किलोमीटर दूर ये जो पार्क है उसका नाम क्या है? सलखम गांव में स्थित है, तो इसे सलखम पार्क भी कहते हैं, तो ये याद रखना है। दूसरा है कि यह दुनिया का सबसे पुराने जीवाश्म पार्कों में से एक है। भारत का ही नहीं है, ये दुनिया के। तो अगर स्टेटमेंट कुछ ऐसा देता है कि दुनिया के सबसे पुराने जीवाश्म पार्क हैं तो ये सही है। अब ऐसा कहने के पीछे तर्क तो होगा कोई, तो तर्क है कि यहाँ पे लगभग 1.4 अरब वर्ष पुराने स्ट्रोमेटोलाइट्स और शैवाल जीवाश्म पाए गए हैं। अब प्रॉब्लम है कि ये है क्या शब्द? स्ट्रोमेटोलाइट्स जो है, तो ये दुनिया के सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, वो सबसे पुरानी यही है। मतलब इन्हीं के द्वारा यहाँ पे चट्टानी संरचनाओं का निर्माण हुआ था। ये नील हरे शैवाल थे और ये पृथ्वी पे पहले जीव थे जो ऑक्सीजन को लेके आए थे। तो ये इतना पुराना है इस वजह से। अगला देखें तो, और यहाँ पे क्या होगा, अगर ये इको टूरिज्म में जाता है, मतलब स्थायी सूची में, तो यहाँ पे टूरिज्म वगैरह बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो क्या क्या देखा हमने? सोनभद्र कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के ज़िले में है, और यहाँ पे जो है 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है। कौन सा जिला? सोनभद्र। मतलब जो सोनभद्र है उसकी मैपिंग अगर हम देखते हैं तो 4 राज्यों से लगी है इसकी सीमा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है, बाकी हमने ये देख लिया। अब जो एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर सकता है वो कर सकता है अस्थाई सूची और स्थाई सूची। तो ये अभी स्थाई में नहीं है, किस में है? टेंटेटिव में है। तो ये हमने देख लिया। अगला है धनौरी वेटलैंड। ये भी हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, धनौरी वेटलैंड। इसको लेकर एनजीटी का निर्देश आया है। सबसे पहली न्यूज़ है धनौरी वेटलैंड का है। तो हमने अभी जो दोनों न्यूज़ देखी हैं, दोनों की लोकेशन देखें तो ठीक अपोजिट में अभी सोनभद्र वाला इस एरिया में रहेगा, जबकि धनौरी वेटलैंड इधर रहेगा, क्योंकि यहाँ ये कौन से एरिया में? गौतम बुद्ध नगर में है। तो धनौरी वेटलैंड को अधिसूचित किया गया है। अब एनजीटी क्या है? तो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। ये निर्देश देता है, जैसे किसी एरिया में पर्यावरण की हानि हो रही है या कोई समस्या है तो एनजीटी उसे देखता है। एक तरीके से कोर्ट है ये, तो पर्यावरण के लिए कोर्ट। तो धनौरी वेटलैंड या जो जलाशय है गौतम बुद्ध नगर में, ये कहाँ पे है? जेवर एयरपोर्ट के पास है। यहाँ सारस क्रेन जैसे कई जो प्रजाति के जीव हैं, पक्षी हैं, वो आते हैं। और जो वेटलैंड है, चूँकि यहाँ सुरक्षा के लिए निर्देश एनजीटी ने दिए हैं, तो वेटलैंड क्या होते हैं? जो आर्द्र भूमि है, पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। तो जो जैसे प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट देगा कि वेटलैंड को पृथ्वी की किडनी कहा जाता है, या फिर कैसे दे सकता है? वेटलैंड ना दे के ये कहेगा मैंग्रोव को पृथ्वी की किडनी कहा जाएगा। तो ये वाली चीज़ें ऐसे आ सकती हैं। और बाकी रामसर कन्वेंशन को हम जानते ही हैं, एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं कि 1971 से ये आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए आया था। अब एनजीटी कब बना था? तो एनजीटी सन 2010 में आया था। क्या काम है इसका? हरित न्यायाधिकरण इसकी फुल फॉर्म होती है। तो पर्यावरण के मामलों को त्वरित निपटाने के लिए आता है। अगर कोर्ट में वही मामला जाएगा तो टाइम लगेगा, पर एनजीटी में चूंकि पर्यावरण के ही विद्वान लोग बैठे होते हैं तो न्याय जो निर्णय होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं। अगला है यूपी का जो करंट अफेयर्स, वो है इसरो का पहला रॉकेट परीक्षण। अब ये कंफ्यूज करेगा सबसे पहला इसरो से ही, क्योंकि जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो जब भी यूपी में कुछ पढ़ते हैं तो डीआरडीओ का पढ़ते हैं कि डीआरडीओ ने ऐसा किया, डीआरडीओ का ब्रह्मोस मिसाइल और ये सब है।
पर ये क्या है, इसरो, क्योंकि इसरो तो ज़्यादातर जितना परीक्षण करता है वो साउथ वाले क्षेत्र में करता है, श्रीहरिकोटा हुआ का और ये बेंगलुरु वगैरह में। पर अब अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो सबसे पहला देखा, इसरो का पहला रॉकेट परीक्षण है। तो इसरो ने 14 जून 2025 को कहाँ पे, कुशीनगर में। अब कुशीनगर देख लो, तो कुशीनगर वाला मैपिंग अगर याद करेंगे तो ये इस साइड पड़ेगा कुशीनगर। अब इस एरिया को अगर हम देखें तो यहाँ गौतम बुद्ध रहे थे, तो खुशी है, खुशी को याद कर लो, खुशी। अब ये खुशी की बात है कि इसरो ने यहाँ पे अपना रॉकेट परीक्षण केंद्र किया है, तो कुशीनगर हो जाएगा। और ये पहला है चूँकि, तो याद रखना है ये यहाँ पे। अब ये नहीं पूछेगा कितने बजनी है, बस ये है कि ये यहाँ पे किया गया है। अब आयोजक इसरो हो गया यहाँ पे। अब किसकी देख रेख में हो रहा है, तो कोई कंपनी तो होगी ना, उसका नाम है थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड के द्वारा। इसरो के वैज्ञानिकों की देख रेख में थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड जो है उसकी देख रेख में ये हो रहा है। तो ये वाली चीज़ें याद रखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि परीक्षण इसरो ने किया था, जबकि ये किसने किया था, थ्रस्ट टेक ने किया था। मतलब इसरो के वैज्ञानिक शामिल थे, पर किया किसने, थ्रस्ट टेक ने। तो ये मतलब पूछा जा सकता है। इसके बाद है लखनऊ। लखनऊ में उत्तर भारत का पहला स्पेस पार्क बना है। अब देखो, अभी हमने इसरो का देखा, अब स्पेस पार्क आ गया, पहला स्पेस पार्क। स्पेस पार्क का मतलब है इस पार्क बना होगा, उसमें अंतरिक्ष से संबंधित जानकारी, म्यूजियम टाइप की सारी चीज़ें रहेंगी एक जगह पे। तो कहाँ बनेगा, लखनऊ में। अब म्यूजियम बनना हो या कोई पार्क बनना हो जहाँ स्पेस की जानकारी हो, तो लखनऊ में ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि लखनऊ में देश विदेश से लोग आते हैं लोग, तो ये लखनऊ राजधानी में सही रहेगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो प्रदेश का पहला स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी पार्क लखनऊ में स्थापित किया जाएगा, जो उत्तर भारत का पहला ऐसा विशिष्ट केंद्र है। तो कहाँ पे, लखनऊ में है। उसके बाद है किस मंत्रालय के तहत है, एजेंसी कौन है, उत्तर प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद। यहाँ पे होगा क्या, 360 जो होगा डोम थिएटर ऐसा बना है ये। और इसके बाद है स्पेस म्यूजियम है, रॉकेट गैलरी है, बड़े टेलीस्कोप, ये सारी चीज़ें स्थापित की जाएंगी यहाँ पे। अब कंफ्यूज कहाँ कर सकता है, लखनऊ की जगह हो सकता है कानपुर, नोएडा ऐसे दे दे, क्योंकि नोएडा देख के लगेगा कि यहाँ तकनीकी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, पर कहाँ पे है ये, लखनऊ में है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद है लखनऊ में ही ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण शुरू होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ में से रहेगी इस बार के लिए, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का। तो मई जून में लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण शुरू हो गया है। तो निर्माण है वो लखनऊ में हुआ है। पहला परीक्षण रक्षा गलियारे पहल का हिस्सा है ये। अब जो परीक्षण जो योजना चलाई गई है, परियोजना, वो किसके लिए है, डिफेंस जो कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बना था, जिसके लिए PCS में मेंस में क्वेश्चन भी आया था डिफेंस कॉरिडोर को लेकर। तो डिफेंस कॉरिडोर की पहल का हिस्सा है। डिफेंस कॉरिडोर में क्या होगा कि उत्तर प्रदेश के हिस्सों, कुछ हिस्से हैं उन्हें आपस में जोड़ के क्या किया जाएगा, एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, ताकि अगर कभी कोई सुरक्षा जैसी समस्या आती है तो त्वरित कार्रवाई हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, ये सारी चीज़ें। अब ब्रह्मोस को चूँकि हम सालों से जानते हैं, ब्रह्मोस जो है वो भारत और रूस के सहयोग से बनता है। तो रूसी वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिकों के साथ सहयोग करेंगे इसमें भी। तो ब्रह्मोस एक कैसी मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब कंफ्यूज क्या करेगा, हाइपरसोनिक, सबसोनिक ऐसे देगा, पर ये क्या है, सुपरसोनिक है। तो कैसा, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत और रशिया के सहयोग से ये बनाई जाती है। इसके बाद है अर्थव्यवस्था। अगर ये डिफेंस कॉरिडोर सही जाता है तो उत्तर प्रदेश में तो हो ही रहा है, काफ़ी बढ़ोतरी होगी रोजगार वगैरह में। साथ ही साथ तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में ही ऐसे कॉरिडोर बने हुए हैं वर्तमान में, अगर पूछा जाए तो। उत्तर प्रदेश में ये बना है डिफेंस कॉरिडोर, और दूसरा तमिलनाडु में, तो ज़्यादा जगह पे नहीं है, इस वजह से याद रखना है। उसके बाद अगला है उत्तर प्रदेश में। चूँकि उत्तर प्रदेश की हम न्यूज़ देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में ही देश का सबसे बड़ा, मतलब जो है लखनऊ में देश का सबसे बड़ा टाइटेनियम प्लांट लगा है। तो रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है और योगी जी के द्वारा 11 मई 2025 को लखनऊ में देश के पहले, चूँकि क्या है, देश का पहला है तो वैसे ही इम्पोर्टेंट हो जाता है पूरे देश में, ये पहला, देश का पहला और दुनिया का सबसे बड़े एकल साइट टाइटेनियम सुपर अलॉय प्लांट का उद्घाटन किया गया है। अब टाइटेनियम को हम जानते हैं सुपर अलॉय प्लांट होता है, मतलब टाइटेनियम जो होता है ये बहुत हल्की लेकिन मजबूत और कैसी होती है, संरक्षण प्रतिरोधी धातु है, जिसका उपयोग एयरोस्पेस, टाइटेनियम का ऐसे हवाई जहाज बनाना और बड़ी जो डिफेंस की चीज़ें होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है।
पृथ्वी की पपड़ी में 9वां सबसे प्रचुर तत्व ये पाया जाता है। कौन सा? टाइटेनियम। तो हमने देखा टाइटेनियम के बारे में। अब देखें तो यहाँ पे जो क्षमता है उत्तर प्रदेश में जो बनना है उसका 600 टन के आसपास रहेगा और जो लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे तकनीक जो होंगी वो इलेक्ट्रॉनिक बीम, वैक्यूम आर्ट, रिमेंटिंग, तो ये सारी तकनीक से इसे बनाया जाएगा। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में कृषि तकनीक सुधार हेतु विश्व बैंक की दोहरी पहल है। तो यूपी में जो है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, अब यूपी की 60% लगभग जनसंख्या 59% किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। अब कृषि को बढ़ावा देने के लिए अगर हम किसी से समझौता करते हैं तो किससे करते हैं विकास के लिए? हमेशा वर्ल्ड बैंक से ही। तो यूपी में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से एक योजना स्टार्ट हुई है। इन्हें थोड़ा नाम देखते हैं और ये आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। पहला है, महीना भी थोड़ा याद रख सकते हैं क्योंकि यूपी की करंट पढ़ रहे हैं तो कौन सी घटना कब हुई है थोड़ा क्रम से पूछा जा सकता है। तो पहला है, जो 2 पहले हैं उनमें से पहली है यूपी एग्रीज। अब नाम ही पता चला, यूपी प्लस एग्री एग्रीकल्चर, तो यूपी एग्रीज। दूसरी पहल है AI प्रज्ञा, जो AI से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता चला। तो 2 पहल हमने देखी, अब दोनों के बारे में देखें। यूपी एग्रीज, तो पूर्वांचल और बुंदेलखंड, सबसे पहला कंफ्यूजिंग वर्ड यहाँ पे देगा कि जो यूपी एग्रीज पहल है वो उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में, या उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है? नहीं, सभी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। यूपी एग्रीज जो है वो पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों में है। मतलब क्या हुआ? पूर्वांचल वाला एरिया और बुंदेलखंड वाला एरिया, ये 8 ज़िले इधर के और बाकी इधर के, तो ये ज़िले में केवल चलाई जा रही है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये पिछड़े ज़िले हैं। लाभार्थी कौन रहेगा? लगभग 10 लाख किसान, जिनमें 30% महिलाएं भी होंगी, ये भी याद रखना है, 30% महिलाएं। उसके बाद है वित्त पोषण कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग पॉइंट आता है वो आता है कि इसमें रुपए कौन ज़्यादा दे रहा है। तो वर्ल्ड बैंक, अब इसमें लगभग 3700 करोड़ रुपए खर्च होगा, उसका मतलब 2700 करोड़, मतलब ज़्यादा हिस्सा कौन दे रहा है? वर्ल्ड बैंक दे रहा है। तो वर्ल्ड बैंक जो है 6 वर्षों के लिए, 5 भी नहीं है यहाँ पे, ये छोटे छोटे से पॉइंट कंफ्यूज करेगा, 6 वर्षों के लिए 2700 करोड़ के आसपास रुपए दे रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार केवल 1000 करोड़, मतलब ये छोटे पॉइंटों में नहीं आना, जैसे 1166 है तो इतना डाटा याद नहीं रहेगा एग्जाम में, तो हम लगभग ले लेंगे कि 1000 करोड़ के आसपास राज्य सरकार, बाकी 2700 करोड़ के आसपास विश्व बैंक खर्च कर रहा है, मतलब विश्व बैंक 3 गुना दे रहा है। अब इसे उल्टा पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश ने इतना किया है, विश्व बैंक ने 1000 करोड़ किया, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये रहेगा। दूसरा पहल है AI प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब बुद्धि से होता है, तो 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में परीक्षण देने के लिए AI प्रज्ञा चलाई गई है, जो मशीन लर्निंग और इन सब के लिए है। इसमें सहयोगी माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और ये कंपनियां रहेंगी। तो वही है, यूपी एग्रीज के लिए पूछा जा सकता है किस क्षेत्र में है। अगला जो न्यूज़ है वो है टीकाकरण के लिए। तो टीकाकरण के लिए राइज ऐप है एक चलाई गई है उत्तर प्रदेश में। अब ये राइज क्या है? रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट। अभी पूछ लेगा राइज पहल उत्तर प्रदेश की जो राइज है ऐप है ये चलाई गई है, जैसे पूछेगा कुछ तकनीक के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, ऐसा कुछ। तो ये किसके लिए? पर मेडिकल के लिए। तो इम्यूनाइजेशन मतलब जो टीकाकरण के लिए राइज ऐप लॉन्च की गई है। सबसे पहला क्वेश्चन सरकार का आई है चूंकि प्रोग्राम, इस वजह से आ सकता है। समूह कौन से हैं? मतलब जिसमें टारगेट स्टाफ नर्स, सहायक नर्स, मिडवाइफ और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। उद्देश्य क्या है? बच्चों को नियमित टीकाकरण हो सके, मतलब टीकाकरण को ज़्यादा से ज़्यादा एरिया तक पहुंचाने के लिए ही पहल कौन सी है? राइज। इसे याद रखना है। इसके बाद बात करें कार्यप्रणाली की, तो वही है जैसे अभी जो हमारी पारंपरिक प्रणाली चल रही है उसके साथ तकनीक को जोड़ देना है, ताकि डिजिटल जैसे हर एक चीज़ को आधुनिक तकनीक के माध्यम से जोड़ा जाएगा। अगली न्यूज़ है उत्तर प्रदेश की गोरखपुर को लेकर। तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? गोरखपुर लिंक पहले से हम जानते हैं गंगा एक्सप्रेसवे बनना है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन चुका है, कई सारे एक्सप्रेसवे हैं। तो मान लो गोरखपुर यहाँ है, मतलब मानना क्या है गोरखपुर इस एरिया में लगभग उत्तर प्रदेश के, तो इसका एक लिंक छोटा हाईवे जोड़ दिया जाएगा दूसरे हाईवे से, तो इसे ही कहा जाता है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। तो लिंक एक्सप्रेसवे ये कहाँ? 20 जून को आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक
एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया योगी जी के द्वारा। 91 किलोमीटर, क्योंकि हमने जो जाना कि ये पूरा एक्सप्रेसवे नहीं है, ये केवल एक लिंक है, तो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास रहेगा, 7,000 करोड़ के आसपास लागत आएगी। जुड़ने वाले ज़िले इंपॉर्टेंट रहेंगे, गोरखपुर, आजमगढ़, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर। अब अगर मैप में ये देखना ही है, मैप से ही याद रहती है, ये वाली बेल्ट जो है यही है, ये गोरखपुर, आजमगढ़, संत कबीर, अम्बेडकर नगर इधर मिलेंगे, तो याद रखना है। उसके बाद अगला हम बात करें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पश्चिमी यूपी का दबदबा। अभी अपने एक पहल देखी थी, यूपी एग्री देखी थी, किसके लिए, किसने चलाई थी, वर्ल्ड बैंक ने। क्यों चलाई थी, क्योंकि 28 जो ज़िले थे उत्तर प्रदेश के पिछड़े ज़िले, उनमें कृषि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना था। अब क्या है, क्यों ऐसा हुआ, पश्चिमी यूपी में लागू नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा डेवलप है, तो इस वजह से ज़्यादातर जो योजनाएं वो बुंदेलखंड और इन क्षेत्रों में चलाई जाती हैं। अब इस डाटा से हम समझ सकते हैं कि 2023-24 का जो अभी डाटा आया है, मतलब पुराना डाटा अब अपडेट होता है, तो उसके अनुसार राज्य की क्षेत्रीय असमानता हुई है। असमानता का मतलब इस ग्राफ से देखो, लगभग अगर हम कहें तो आधे ग्राफ के आसपास ये है पश्चिमी यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश का आधा जीडीपी जो है वो केवल पश्चिमी वाले एरिया पे ही डिपेंड है। ये दिल्ली, नोएडा के आसपास वाला एरिया, मतलब गाजियाबाद, नोएडा और इधर। इसके बाद आएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, और सबसे पिछड़ा कौन सा है, ये छोटा सा हिस्सा बुंदेलखंड का। तो सबसे पिछड़ा कौन सा है, बुंदेलखंड, और सबसे ऊपर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये याद रखना है। सबसे 3 ऊपर के ज़िले अगर देखें टॉप, जहाँ पे जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान है, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा वाला हिस्सा मतलब, उसके बाद लखनऊ और गाजियाबाद, तो ये 3 ज़िले हैं। अंतिम पे देखें तो श्रावस्ती, क्योंकि हमने देखा बुंदेलखंड वाला एरिया सबसे टॉप पे है, पर जो श्रावस्ती है वो बुंदेलखंड की वजह से नहीं है। श्रावस्ती चूँकि उत्तर वाले एरिया में, तो ये एरिया वैसे ही पिछड़ा है, तराई का एरिया है, यहाँ पे बाढ़ वगैरह ये सब आती है, तो श्रावस्ती अंतिम स्थान पर, बाकी ज़्यादातर पीछे हैं। तो राज्य के 75 में से 43 जिलों का योगदान 1% से भी कम है। इससे हम समझ सकते हैं असमानता, आधे से ज़्यादा जिले 1% से भी कम है, और बाकी जो बचे हुए ज़िले हैं वो 99% है। तो ये ज़्यादातर असमानता को दिखाता है। तो ये है, इसमें अगर अब पूछा कैसे आ सकता है, लखनऊ पहले स्थान पर नहीं, कि पहले स्थान पर कौन सा है, नोएडा। उसके बाद न्यूज़ है ललितपुर को लेकर। अब ललितपुर कहाँ है, तो सबसे पहले हर एक चीज़ को उत्तर प्रदेश की जो पढ़ेंगे मैप से, ललितपुर ये रहा। तो ललितपुर प्रदेश का पहला राज्य वित्त पोषित फार्मा पार्क है। राज्य वित्त पोषित, क्योंकि वैसे ही एरिया पिछड़ा सा है तो राज्य को रुपए देना पड़ेगा। फार्मा पार्क मतलब दवा के लिए ये पार्क वगैरह लगाया जाएगा। तो यही पूछा जाएगा, बल्क ड्रग फार्मा, बल्क का मतलब क्या है, जैसे कोई मुसीबत आया थी कोरोना टाइप का या कुछ है, तो दवा के बड़े फार्म स्थापित होने चाहिए, तो उसी के लिए ललितपुर ज़िले में ये लगाया गया है। केंद्र सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं है, इंपॉर्टेंट, तो हिस्सेदारी किसकी है, राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है, ये याद रखनी है लाइन। इसके बाद बात करें, क्षेत्रफल वगैरह याद नहीं रखने होते हैं, इतना देखना है इसे। उत्तर प्रदेश में फार्मा एवं मेडिकल डिवाइसेस नीति आई थी 2023 में, तो उसी के अंतर्गत इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। तो दवाएँ कहाँ पर, बुंदेलखंड में कहाँ, ललितपुर में। अगला देखते हैं लखीमपुर खीरी। अब एक एरिया में हमने देख लिया बुंदेलखंड, अब लखीमपुर खीरी जो कि उत्तर प्रदेश का बड़े ज़िलों में से है, तो लखीमपुर खीरी ये ऊपर वाले एरिया। भारत का पहला, भारत के जैसे ही पहला दे उत्तर प्रदेश का पहला, समझो क्वेश्चन आने के चांस बढ़ जाएंगे। भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट, तो बायोपॉलीमर प्लांट तो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यहाँ पे पहला बायोपॉलीमर प्लांट लगाया गया है। कहाँ पे, कुंभी, कुंभ से याद नहीं, ये प्रयागराज में दे देगा, कुंभी है ये, कुंभी लखीमपुर खीरी में। निर्माता कौन है, तो बहुत बड़ी जो भारत की एक कंपनी है बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड है, तो बहुत बड़ी कंपनी है ये, तो इसी के द्वारा ये निर्माण किया जा रहा है, बलरामपुर चीनी मिल्स के द्वारा। तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे गन्ने वगैरह इन सब से जो बायोपॉलीमर वगैरह बनाए जाएंगे, तो यहाँ पे जैसे पर्यावरण के जो अनुकूल चीज़ें होंगी, जैसे डिस्पोजल बोतलें, कप, प्लेट्स, अब गन्ना हुआ उनके छिलके से, या और भी फसलें सभी से होता है, तो प्लेट्स, बोतलें, कप, ये सब ऐसे बनाए जाएंगे कि जो डिस्पोज हो सके, ख़राब हो सके, मतलब तुरंत पर्यावरण में नष्ट हो जाएंगे, तो इससे पर्यावरण को प्रदूषण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कहाँ पे ये किया गया, लखीमपुर खीरी में, ये भी याद रखना है। तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। अगला है कानपुर देहात में देश का पहला, कहाँ पे, कानपुर देहात में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र। अब इसे देख के अपने आप याद आना चाहिए, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा,
और कपड़े के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा मैनचेस्टर है, कानपुर, तो वैसे ही याद हो जाएगा। तो कानपुर देश का पहला है तो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये वाली चीज़ तो यहाँ पे कहाँ है, कानपुर देहात में लगाएगा। कपड़ा मशीन, इसके बाद तो ये याद हो ही जाएगा। यहाँ एक नाम मतलब शब्द आया प्लग एंड प्ले मॉडल, ये क्या होता है अगर पूछ ले, ये प्लग एंड प्ले मॉडल पे आधारित है, क्योंकि ऐसी टर्म्स याद होनी चाहिए। अब प्लग एंड प्ले क्या होता है, तो ऐसे समझो इसे कि मान लो हमारा फ़ोन चार्ज नहीं है, अब फ़ोन चार्ज नहीं है और हम कहीं बाहर बैठे हैं, बाहर कहीं बैठे स्टेशन वगैरह, वहाँ पे एक प्लग लगाया हमने, केवल उसमें मतलब बोर्ड लगाया हमने, केवल प्लग लगाया और फ़ोन चार्ज करके चलाने लगे, ये है प्लग एंड प्ले। अब यहाँ पे क्यों आया है नाम, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को कोई नई उसने रिसर्च की है, और यह कपड़े से संबंधित, चूँकि अभी हम पढ़ रहे हैं कपड़े पर, ये शब्द हर एक जगह आ जाएगा, काम कंप्यूटर के लिए, चिप के लिए, तो इसे समझते। मान लो यहाँ पे किसी व्यक्ति ने कपड़े के लिए कोई नया अपना कुछ मतलब मशीन बनाई, कुछ नया बनाए, कुछ ऐसा बनाया जो उसे टेस्ट करना है। अब टेस्ट के लिए उसे बहुत बड़ी मशीनरी, रुपए, सारी चीज़ें चाहिए, तो सरकार प्लग एंड प्ले मॉडल कर देती, मतलब एक जगह पे सारी मशीनरी कपड़ों से संबंधित लगा देगी, या अगर चिप के लिए है, मोबाइल के लिए, तो लगा देगी। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति जिसके पास कोई विचार है वो जाएगा, वो अपनी चीज़ को टेस्ट कर सकता है, और फिर अगर वो सही रहता है तो वो वाली चीज़ें आगे होंगी। तो प्लग एंड प्ले मतलब सारी सुविधाएँ मिल जाएंगी एक जगह पर ही। तो ये है। अब इसके बाद इस केंद्र की स्थापना से लखनऊ में बन रहे मेगा टेक्सटाइल पार्क और राज्य में 10 अन्य टेक्सटाइल पार्कों को भी लाभ मिलेगा। अब ये पूछा सकता है, ये अलग है, लखनऊ में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनना है, तो ये। इसके बाद है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के पास बनेगी रडार फैक्ट्री, तो ये तो अभी चालू है ही है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, तो आगरा से लेके इधर से लखनऊ तक जाता है ये रूट, तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के पास बनेगी रडार फैक्ट्री, तो इम्पोर्टेंट है ये भी। चूँकि आज हम यूपी स्पेशल की सभी करंट पढ़ रहे हैं, तो यूपी स्पेशल से ये तो मान के ही चलना है, लगभग अगर 30 क्वेश्चन आएंगे करंट के तो 5 तो यहीं से आएंगे, यूपी स्पेशल वाले क्वेश्चन से ही। तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ और आगरा एक्सप्रेस वे के निकट बिझामई में एक रडार फैक्ट्री लगाई जा रही, तो किस एक्सप्रेस वे पे, ये याद रखना है, किसके द्वारा है, भेल के द्वारा। भेल क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसके बाद अगर बात करें, आरबीआई ने लखनऊ की एक कोऑपरेटिव बैंक है जिसका नाम है HCBL, तो यही बस इतना पूछा जाएगा, कौन सी कंपनी बैंक है, इसे बंद कर दिया गया, तो कोऑपरेटिव बैंक है, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है HCBL को आरबीआई ने। क्यों, क्योंकि उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी। तो इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद है ये न्यूज़ तो हमने पिछले वीडियो में देखी थी कि लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी, मतलब ये खाने पाने वाली चीज़ें होती हैं, तो इनमें यूनेस्को के लिए नामित हो गया है। तो ये नहीं कहते पाक कला, या पाक मतलब पाकिस्तानी, पाक मतलब पकाने वाली चीज़ें, खाने पीने की होती। तो लखनऊ में है ये क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी जो है, जो जैसे यहाँ पे लखनऊ में क्या है, अवध वाला क्षेत्र पहले कहलाता था, तो अवध में नवाब और राजा रहते थे, तो वहाँ पे कुछ खाने पीने की स्पेशल चीज़ें हैं, इसी वजह से इसे सांस्कृतिक के रूप में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में शामिल किया गया है। अगले बात करें, प्रदेश की पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन शुरू हुई है। अब जैसे ये इमेज में देखो, जैसे क्रिएट करें, जंगल में जानवर वगैरह, एक ट्रेन है, स्लो चलेगी, आराम से जंगल को देख सकते हैं, तो ये है जंगल सफारी ट्रेन। तो कहाँ, भारत की पहली है, भारत की पहली इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा है, तो ये सारे शब्द इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहली है, चूंकि भारत की, तो ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे, कतरनिया घाट वाले एरिया में। अब कतरनिया घाट कहाँ पे मिलेगा, उत्तर प्रदेश का दुधवा, कतरनिया घाट, बहराइच, ये वाला एरिया है, बहराइच वाला, तो यहाँ पे ऊपर की यात्रियों को जैव विविधता का अनुभव होगा, इको टूरिज्म के रूप में होगा। तो ये कतरनिया घाट और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए है। कतरनिया घाट असल में ये बहराइच जिले में जो उत्तर में स्थित है, तो ये हमने देखा। इसके बाद है बाघ अभ्यारण्यों के लिए बफर में सफर योजना। अब ये क्या है, तो उत्तर प्रदेश और वन्यजीव विहार ने इको टूरिज्म को पहल को शुरू किया। इको टूरिज्म का मतलब है पर्यावरण को जो देखने के लिए बढ़ावा देना है। तो स्थानीय समुदाय को रोजगार प्रदान करने की, सशक्त करने के लिए एक प्रयास है। इसमें क्या है, बफर में सफ़र का मतलब जैसे कोर एरिया होता है जहाँ जानते हैं कि कोई जा नहीं सकता है, नेशनल पार्क टाइप का। फिर होता है एक बफर एरिया। बफर एरिया में कुछ जैसे आदिवासी लोग या नॉर्मल लोग किसी काम से ही जा सकते हैं, हर कोई नहीं, पर टूरिस्ट वगैरह और वैसे रिसर्च वगैरह के लिए जा सकते हैं। तो बफर एरिया में अगर कोई सफ़र कर पाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, वहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से अगर जाएगा तो रोज़गार वगैरह का बढ़ेगा, लागू सभी जगह पे है।
तो ये कोर एरिया में नहीं, बफर एरिया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद बात करें बनारसी शहनाई और तबला। बनारस की साड़ी तो हम सुनते ही हैं, जीआई टैग पहले से। बनारस की मिठाई, ये सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो जीआई टैग है कहाँ मिले हैं, बनारस के सामान को। अब क्या मिल गया है तो नया, बनारस की शहनाई और तबला, दोनों म्यूज़िक वाले हैं तो याद रख लेना, एक तरफ कोई शहनाई बजा रहा होगा, एक तरफ कोई तबला बजा रहा होगा। यूपी में नंबर 1 है यहाँ पे। तो ये 77 जीआई टैग इस टाइम तक, मतलब जून तक का भी हमारा अपडेट है, 77 जो है जीआई टैग ये अभी दिए जा चुके हैं। अभी अगर दिए जाएंगे एग्जाम से पहले तो हम उसे ऐड कर लेंगे, अभी की डेट में तो इतना ही है। 69 जीआई टैग हैं वो तमिलनाडु के पास है जो दूसरे स्थान पे है। उत्तर प्रदेश पहले पे, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु पे है। वाराणसी में 77 में से 32 तो वाराणसी में ही है, तो ये याद रखना है। बनारस में तबला क्यों फेमस है तो पूरब घराना के अंतर्गत हुआ करता था। और शहनाई क्यों फेमस है, यहाँ की उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हुआ करते थे, एक शहनाई वादक जिनका कुछ साल पहले ही निधन हुआ था। तो ये है। अब जीआई टैग जो दिया जाता है वो क्या हमेशा के लिए वैध होता है, नहीं। कितने वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष नहीं, 10 वर्ष। प्रदेश की 3 ऐतिहासिक इमारतें हेरिटेज होटल बनेंगी। अब ये क्या मतलब हुआ हेरिटेज होटल, अब सोचो ये तीनों, यही तीनों इमारतें असल में इनका रियल फोटो है ये। तो एक है रोशन उद्दौला की कोठी, दूसरा है छतर मंजिल और तीसरा है चुनार का किला। अब ये होटल के रूप में हेरिटेज होटल, मतलब लोग अगर इनमें जाएंगे तो ज़्यादा पे करेंगे, सरकार को इनसे लाभ होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। तो लखनऊ का है रोशन उद्दौला की कोठी, ये छतर, ये सब लखनऊ में ही। क्यों लखनऊ में दोनों, क्योंकि लखनऊ में ही नवाब वगैरह ये सब रहते। चुनार का किला, तो चुनार तो हम जानते ही हैं, चुनार के पत्थर सारी चीज़ें ये बुंदेलखंड और इस वाले एरिया में हुआ करता था चुनार वाली चीज़। पर ये जो है वो थोड़ा अगर इधर जाएंगे तो मिर्ज़ापुर वाली साइड में ये चुनार के प्राचीन किले को हेरिटेज होटल में शामिल किया गया है। इसके बाद है वाराणसी में बनेगी देश की पहली डॉल्फिन सफारी। इंपॉर्टेंट, वाराणसी में देश की पहली, जो हम इम्पोर्टेंट अभी करंट अफेयर्स देख रहे हैं सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वाराणसी में बनेगी पहली डॉल्फिन सफारी। अब देश की पहली तो इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा, मार्च में ये घोषणा की गई थी इसके लिए, तो इतना ही याद रखना है। कहाँ बनेगी, उत्तर प्रदेश में। पर्यावरण, अब डॉल्फिन जो है, गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। जो ये डॉल्फिन है वो जलीय जीव भी है, राष्ट्रीय अपना IUCN की इंडेंजर्ड में शामिल है, मतलब संकटग्रस्त में है। तो ये देखा। इसके बाद है उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% का आरक्षण दिया जाएगा, मतलब जो अग्निवीर की ड्यूटी करके आएंगे उन्हें 20% का क्षैतिज आरक्षण है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये नहीं है चांसेस के, बस इतना याद रख सकते 20% दिया जाएगा। इसके बाद है मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का प्रस्ताव। कृषक समृद्धि योजना का मतलब क्या है, किसानों को समृद्ध करना। तो कौन से किसानों को समृद्ध करना, छोटे। तो लघु और सीमांत किसानों को सस्ती दरों पर ऋण मिल जाएगा तो किसान समृद्ध हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना प्रस्तावित की है किसने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। लक्षित क्या है, लघु और सीमांत वर्ग। अभी पूछेगा सभी किसान नहीं, छोटे किसान। उद्देश्य आय में वृद्धि। किसकी योजना, संस्थाएं कौन सी है, नाबार्ड और सहकारी बैंकों की भागीदारी से ये चलाई जाएगी योजना। इसके बाद बात करें अगला, गोरखपुर में देश का चौथा क्रिकेट स्टेडियम, प्रदेश का मतलब चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर में तो बनना ही चाहिए। तो कानपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में, तो इन 3 में पहले से था, चौथा बन गया गोरखपुर में। इतना ही बस याद रखना है इसमें। अगला है वाराणसी प्रयागराज को मिलाकर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बनेगा, मतलब एक डेवलप कर दें, क्योंकि वाराणसी और जब हम प्रयागराज की बात करते हैं ये वाले एरिया में, तो ये पास एरिया है, तो इन्हें मिला के एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बना दिया जाएगा जिसमें ये ज़िले साथ शामिल हैं। तो ये ज़िले थोड़ा मतलब याद नहीं रखने, पर थोड़ा नज़र तो कर ही लेनी है। जैसे प्रयागराज हो गया, वाराणसी ये तो है ही, नीचे देखेंगे पास में ही चंदौली है, गाजीपुर है, जौनपुर है, मिर्ज़ापुर है, भदोही है। यहाँ पे क्यों इन्हें कर रहे हैं, धार्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। धार्मिक क्षेत्र चूँकि ये रहा है, रामायण पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है, तो ये नाम याद रखने, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गाजीपुर और चंदौली, भदोही भी हालांकि इसमें शामिल है। इसके बाद है अमृत सरोवर। अब अमृत सरोवर क्या होता है, देखा होगा हर एक गांव में कुछ सरोवर बनाए जा रहे हैं, तो उन्हें कहा जाता है अमृत सरोवर। गोरखपुर इसमें सबसे टॉप पे, क्यों ऐसा है, 735 सरोवर जो अमृत सरोवर में गोरखपुर में बनाए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा है नंबर 1 पे कौन है प्रदेश में, तो गोरखपुर ही रहेगा पहले पे। दूसरे पे कौन है, महाराजगंज, और तीसरे पे प्रयागराज। तो तीनों का याद कर लेना। अब ये नहीं पूछा है कितने बने हैं, क्योंकि ये हर नंबर इंपॉर्टेंट नहीं होता।
पहला, दूसरा, तीसरा रैंक याद करना है। गोरखपुर, गोरखपुर में महाराज, क्योंकि महाराजगंज पास में ही है गोरखपुर के, तो गोरखपुर और महाराज और प्रयागराज वैसे ही नदियों से इस क्षेत्र से जुड़ा है, तो यहाँ पे मतलब अमृत ही है एक तरीके से, अमृत सरोवर। तो ये हो गया। योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2022। तो आज इस हमने क्लास 5 में क्या देखा? क्लास 5 में हमने यूपी के ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पिछले साल से रहे हैं उन सबको अच्छे से कवर किया है। बाकी जो रहेंगे नए अपडेट होंगे वो हम आगे ऐसे ही करते रहेंगे।